हेलो फ्रेंड्स, नोट्स पेज में आप सबका वेलकम है। आज हम आप लोग के सामने लेके आए हैं बीए थर्ड ईयर का एंशियंट हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर का लघुत्तरीय प्रश्न। संगम साहित्य किसे कहते हैं? तमिल साहित्य का प्राचीनतम साहित्य संगम साहित्य है। संगम का तात्पर्य संघ या परिषद। संगम तमिल कवियों, ज्योतिषियों और विद्वानों की परिषदें थी। इनका पाठ्य शासकों के संरक्षण में किया गया था। इनका विकास 3 चरणों में हुआ था। प्रथम संगम का कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। द्वितीय संगम का एकमात्र ग्रंथ तुल्कापियम मिलता है। तृतीय संगम से संबंधित कई रचनाएं प्राप्त हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 2। कन्नड़ साहित्य किसे कहते हैं? दक्षिण भारत के इतिहास के अध्ययन में कन्नड़ साहित्य का विशिष्ट स्थान है। कन्नड़ों का क्रिया स्थल कर्नाटक रहा है, जो मध्य दक्कन में स्थित है। कन्नड़ साहित्य का प्रारंभ उन अभिलेखों से हुआ जो वीर पुरुषों के वीरोचित कार्यों की प्रशंसा में पाँचवीं शताब्दी ईस्वी के मध्यकाल में लिखे गए थे। इन भाषा का प्रथम ग्रंथ कविराज मार्ग है, जिसकी रचना या तो राष्ट्रकूट शासक नृपतुंग ने की थी या फिर उनकी सहमति से लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 3। चोल वंश के इतिहास की जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? चोल वंश के प्रारंभिक इतिहास के लिए संगम साहित्य काफ़ी उपयोगी है। साम्राज्यवादी चोलों के इतिहास के लिए चोल वंश चरित, नौचोल चरित, कलिंगतु पराण, पेरी पुराणम, वीर सोलियम, कोगुदेश, राजाकल चरितम, दिव्य सूरचरित एवं गुरु परापरे नामक ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनमें बुद्ध मित की वीर सोलियम नामक व्याकरण की पुस्तक में व्याकरण के नियमों को ऐतिहासिक उदाहरणों से स्पष्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4। होयलस वंश के इतिहास की जानकारी किस साहित्य से होती है? होयलस राजवंश के इतिहास के लिए गद्य कार्णामृत, गुरुवंश महाकाव्य, अरुणाचल पुराण, होयसल राज विजय, होयसल कुल राजवंश, श्रवण वेद गोला एवं तलकान के असल पुराण एवं बेलूर तथा हालेविद की कैफियत, टिक्कन सोमयाजी तथा कोई लोलुग प्रमुख है। गद्य कार्णामृत में सोमेश्वर विषयक विवरण है। गुरुवंश महाकाव्य में बल्लार, तिती, हरिहर एवं बुक्का के संघर्षों का वर्णन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 5। टालमी कौन था? टालमी मिस्र का रहने वाला था। उसने अपने भूगोल ग्रंथ एन आउटलाइन ऑफ जियोग्राफी 150 ईस्वी के आसपास लिखा। यह भूगोल का प्रकांड विद्वान था और उसने भूगोल विषयक सभी उपलब्ध पुस्तकों का अध्ययन किया था। टालमी स्वयं भारत नहीं आया। उसका भारत विषयक विवरण व्यापारियों, नाविकों तथा यात्रियों से प्राप्त सूचना एवं पूर्ववर्ती लेखों के ग्रंथों पर आधारित था। उसने पूर्वी एवं पश्चिमी समुद्र तटों के अनेक बंदरगाहों, व्यापारिक केंद्रों तथा नगरों आदि का वर्णन किया है। राष्ट्रकूटों के इतिहास की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? राष्ट्रकूटों के इतिहास के लिए दंतिदुर्ग के समनगढ़ एवं दशावतार अभिलेख, अमोघवर्ष प्रथम का संजन ताम्राभिलेख, गुजरात शाखा के राष्ट्रकूट राजा कृष्ण एवं देवेंद्र इंद्र तृतीय के राज्य के क्रमशः 888 ईस्वी तथा 914 ईस्वी के बागुम्बरा अभिलेख एवं कृष्ण तृतीय का करहद अभिलेख अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही होट्टूर अभिलेख, मिराज अभिलेख, कौथेम अभिलेख तथा हंदरिके अभिलेख विस्तृत सूचना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। चालुक्य वंश का परिचय दीजिए। उत्तर: वातापी के चालुक्यों के अभिलेखों में प्रायः चल के चालुक्य एवं चालुक्य शब्द प्रयुक्त हुए हैं। दक्षिणी गुजरात के चालुक्य शासक विजयादित्य मंगल रसराज ने मनोर अभिलेख में उसे चालुक्य कहा गया है। पुलकेशिन द्वितीय के लोहनेर अभिलेख में चालुक्य, विक्रमादित्य प्रथम के कर्नूल अभिलेख में चालुक्य और कुछ अभिलेख में
चिलिक नाम मिलते हैं। चालुक्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? विक्रमादित्य षष्ठ के हंदरिके अभिलेख में चालुक्य हारीत ऋषि के चुल्लू से उस समय उत्पन्न हुआ जब वह देवताओं को आहुति दे रहे थे। 1025 से 26 ईस्वी के कल्याण अभिलेख के अनुसार ब्रह्मा का पुत्र मनु एवं मनु का पुत्र मानव्य था। हरित एवं हारित मानव्य के क्रमशः पुत्र और पौत्र थे और हारित के पुत्र चालुक्य जनजाति उत्पन्न हुई। बिल्हड़ के विक्रमांग देव चरित से ज्ञात होता है कि दुष्टों के दमन के लिए इंद्र ने ब्रह्मा से एक पराक्रमी योद्धा को उत्पन्न करने की प्रार्थना की और ब्रह्मा ने अपने चुलुक से एक पुरुष को जन्म दिया जिसके वंशज चालुक्य कहलाए। क्वेश्चन नंबर 9, चालुक्य वंश का प्रथम शासक कौन था? जयसिंह वातापी के चालुक्य वंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक था। उसका सर्वप्रथम अभिलेख कैरा अभिलेख में हुआ है। उसकी तुलना कुबेर तथा इंद्र से की गई है। चालुक्य अभिलेखों में उसे कोई राजकीय बिरुद नहीं दिया गया है। प्लीट के अनुसार जयसिंह वनवासी के कदंबों का सामंत रहा होगा। एक इतिहासकार ने उसे कदम शासकों का सैन्य अथवा प्रशासनिक पदाधिकारी माना है। रणराग कौन था? जयसिंह का उत्तराधिकारी रणराग था। इसके विषय में कोई महत्वपूर्ण सूचना नहीं मिलती। येवूर अभिलेख में उसे एक वीर शासक कहा गया है और गदा युद्ध में रणराव सिंह की उपाधि दी गई। वह शिव का उपासक था। रणराग ने संभवतः उत्तराधिकार में प्राप्त राज्य को सुरक्षित रखा। पुलकेशिन द्वितीय कौन था? पुलकेशिन द्वितीय के राज्यारोहण की तिथि 906 से 910 ईस्वी मानी गई है। वह अपने वंश का महान एवं महत्वाकांक्षी शासक था। उसने अपने वंश की राजलक्ष्मी को पुनः प्रतिष्ठित किया। उसके साथ ही आप्यायिक, कदंब, आलूप एवं गंग कोंकण के मौर्य तथा लाट, मालव एवं गुर्जरों पर विजय प्राप्त की। उसने उत्तर भारत के प्रतापी सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया तथा हर्ष को समाप्त कर दिया। इसके पश्चात उसने अपना नाम परमेश्वर रखा था। क्वेश्चन नंबर 12, विक्रमादित्य प्रथम के बारे में क्या जानते हैं? उत्तर, पुलकेशिन द्वितीय के उपरांत उसका प्रियपुत्र विक्रमादित्य प्रथम 655 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। कर्नूल अभिलेख के अनुसार उसने 3 शासकों को पराजित किया जिन्होंने चालुक्यों की समृद्धि को ग्रसित कर लिया था। उसने पल्लव एवं कुछ विद्रोही सामंतों को पराजित किया। उसने चोल, पांड्य, केरल राज्यों पर भी विजय प्राप्त की। इस प्रकार श्री वल्लभ ने दक्षिण दिशा की देवी को बलपूर्वक ग्रहण कर अपना सार्थक कर दिया। इसके अतिरिक्त सिंघल नरेश ने भी उसकी अधीनता स्वीकार की। क्वेश्चन नंबर 13, विक्रमादित्य द्वितीय के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विक्रमादित्य द्वितीय 633 ईस्वी में चालुक्य राज्य सिंहासन पर आसीन हुआ। शासन के प्रारंभिक वर्षों में अरबों का प्रारंभिक आक्रमण हुआ। अरबों को ताजिक कहा गया है। विक्रमादित्य ने इन्हें पराजित कर वापस लौटने पर बाध्य किया। इसके विजय के उपलक्ष्य में उसने चालुक्य कुल का आभूषण, पृथ्वी वल्लभ तथा अजय पर विजय प्राप्त करने वाला जैसी उपाधियां धारण की। उसने पल्लव राज्य पर भी आक्रमण किया और कांची पर विजय प्राप्त करने वाला की उपाधि धारण की। उसने 745 ईस्वी तक शासन किया। चालुक्य प्रशासन में महिलाओं की क्या भूमिका थी? उत्तर, कभी कभी रानियां भी प्रशासन में सक्रिय भाग लेती थी। पुलकेशिन द्वितीय के पुत्र की पत्नी विजय महादेवी ने संभवतः अपने नाबालक पुत्र की संरक्षिका के रूप में शासन किया। लोक महादेवी ने अपने पति विक्रमादित्य द्वितीय द्वारा पल्लवों के विरुद्ध प्राप्त 3 सफलताओं के उपलक्ष्य में अपने नाम पर लोकेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। कीर्तिवर्मन द्वितीय की अग्र महिषी महादेवी रक्तपुर के स्कंदावार में उनके साथ विद्यमान थी। क्वेश्चन नंबर 15, गंग कौन थे? एक अनुश्रुत के अनुसार गंग श्री कृष्ण के वंशज अर्थात यादव थे। अभिलेखों में गंग शासकों को अपने ही जाह्नवी, जानवी या गंगा का पुत्र तथा कड़वायन गोत्रीय ब्राह्मण भी कहा गया है। दक्षिण भारत के अन्य अनेक राजवंशों की भांति गंगों में भी कल्पना के आधार पर
अपने को उत्तर भारत के इक्ष्वाकुओं से संबंधित तथा अहिच्छत्र एवं अयोध्यापुरी का शासक मान लिया, परंतु वास्तव में वे दक्षिण भारत के ही मूल निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 16, गंग शासक दुर्विनीत के बारे में आप क्या जानते हैं? दुर्विनीत ने अपने विरोधियों को परास्त कर 540 ईस्वी के लगभग गंगवाड़ी के राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया। राजलक्ष्मी ने स्वयं उसका वरण किया था। दुर्विनीत ने अपने दक्षिणी कर्नाटक, कोंगू तथा पल्लवों के विरुद्ध सफलता प्राप्त की। वह वातापी के चालुक्यों का मित्र था और उसने विक्रमादित्य के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। उसकी विजयों के फलस्वरूप अनेक प्रदेश उसके राज्य में सम्मिलित हो गए। वह विष्णु तथा शैव भक्त था और इन दोनों संप्रदायों को उसने संरक्षण प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 17, शिव कुमार द्वितीय पर एक टिप्पणी लिखिए। शिव कुमार 1880 के लगभग राज सिंहासन पर बैठा। राष्ट्रकूटों की साम्राज्यवादी नीति के उसने सबसे अधिक खतरा उत्पन्न कर दिया। राष्ट्रकूट ध्रुव की मृत्यु के बाद उसके पुत्र गोविंद तृतीय तथा स्तंभ के बीच युद्ध छिड़ा। स्तंभ के विरुद्ध शिव कुमार द्वितीय की सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से गोविंद ने उसे जेल से मुक्त कर दिया, परंतु शिव कुमार स्तंभ से ही मिल गया। स्तंभ की मृत्यु के बाद गोविंद ने शिवकुमार को गंगवाड़ी के राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया। वह गोविंद तृतीय के कई अभियानों में उनके साथ रहा। वह विद्यावसनी शासक था। क्वेश्चन नंबर 18, कदम्ब कौन थे? उत्तर, आंध्र सातवाहनों के पतन के पश्चात चतुर्थ शताब्दी के मध्य के लगभग कुंतल में कदम्ब राजवंश का उदय हुआ। इनकी राजधानी वनवासी थी, जिसका दूसरा नाम बैजंती था। इस राजवंश के प्रारंभिक अवलोकों में कदम्बों को कुंतल का मूल निवासी तथा कदम्ब वृक्ष से संबंधित बताया गया है। कदम्ब वृक्ष ललिता देवी से संबंधित था, जिसे कदम्ब वनवासिनी कहते थे। क्वेश्चन नंबर 19, कदम्बों की उत्पत्ति के बारे में क्या जानते हैं? 1077 ईस्वी में एक जैन अभिलेख के अनुसार मयूर वर्मन जैन तीर्थंकर आनंद जिन बित्तिंद की बहन का पुत्र था। वह कदम्ब वृक्ष के नीचे उत्पन्न हुआ था। जंगलों को कटवाकर भूमि को साफ कराया और मयूर के पंखों पर एक राजमुकुट उसे प्रदान किया। मयूर पंखों से निर्मित राजमुकुट को धारण करने के पश्चात वह मयूर वर्मन कहलाया। मयूर वर्मन कौन था? कदम्ब राजवंश का संस्थापक एवं प्रथम ऐतिहासिक शासक मयूर वर्मन था, जिसका जन्म कर्नाटक राज्य के शिवमोगा जिले में तालगुण नामक स्थान पर हुआ था। तालगुण प्रशस्ति के अनुसार मयूर वर्मन श्रेष्ठ ब्राह्मण था और ब्राह्मणोचित कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करता था। समस्त वेदों का अध्ययन करने के लिए वह अपने गुरु वीर शर्मन के साथ पल्लवों की राजधानी कांची गया और वहां एक घटिका वैदिक विद्यालय में प्रवेश लिया। वह समस्त पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने का उत्सुक था। उसने पल्लवों से संधि की और उसने 18 अश्वमेध यज्ञ किए। क्वेश्चन नंबर 21, काकतीयों की उत्पत्ति पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। काकतीय अपने को दुर्जय वंशीय शूद्र कलिकाल चोल को अपना सुदूर पूर्वक मानते थे। कुछ विद्वानों ने उनका संबंध वेगी के चालुक्य शासक अंब द्वितीय के सामंत काकत्य गुंडयन से जोड़ने का प्रयास किया है। काकतीय अपने को काकतीपुर का शासक कहते थे। इतिहासकारों ने इस स्थान की पहचान गंजाम एवं विशाखापट्टनम के जिलों के काकती खंड या काकती पल्लिक ग्राम से की है, जो प्राचीन काकतीपुर था। क्वेश्चन नंबर 22, काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? काकतीय वंश का संस्थापक एवं प्रथम शासक बेंत प्रथम था। यह विष्टि नामक सामंत वंश से संबंधित था। उसे राजेंद्र चोल ने पराजित कर संभवतः राज सिंहासन से अपदस्थ कर दिया, किंतु चोल सम्राट के वापस जाने के बाद बेंत ने सामंत येर्र ने चोल गवर्नर को पराजित कर अपने
सम्राट वेद प्रथम को राज सिंहासन पर बैठा दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि वेद ने चोलों के विरुद्ध सफलता प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 23, काकतीय महादेव पर एक टिप्पणी लिखिए। 1195 से 96 में रुद्रदेव का छोटा भाई महादेव काकतीय वंश की गद्दी पर बैठा हुआ शैव आचार्य ध्रुवेश्वर का शिष्य हो गया और धार्मिक कार्यों में ही अपना अधिकांश समय व्यतीत करने लगा। राजाभिषिक्त होने के पश्चात उसने राज सत्ता की उपेक्षा की और शिव की भक्ति में पूर्ण रूप लीन हो गया। वह एक वीर शासक था। उसने अपने पुत्र गणपति के साथ यादव राज्य को आक्रांत किया और यादव सेना से संघर्ष करता हुआ मारा गया। क्वेश्चन नंबर 24, गणपति कौन था? 1199 में गणपति काकतीय राज सिंहासन पर आसीन हुआ। उसके राज्यकाल में जर्जरित एवं पतनोन्मुख चोल साम्राज्य के विभिन्न प्रदेशों को अधिकृत करने के लिए काकतीयों, होयसलों तथा पांड्यों में दीर्घकाल तक संघर्ष चला। गणपति के प्रारंभ में चोड़ द्वितीय एवं बेलनाट के राजा पृथ्वीश्वर को पराजित कर मार डाला और आंध्र प्रदेश में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया और कलिंग के गंग राज्य में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। इसका पांड्यों से भी संघर्ष हुआ। इस प्रकार गणपति अपने दीर्घकालीन शासक में संघर्षरत रहा और अनेक युद्धों में सफलता प्राप्त की। क्वेश्चन नंबर 25, रुद्रांबा कौन थी? गणपति के मृत्यु के रुद्रांबा के बाद 1261 ईस्वी में एक स्वतंत्र शासिका के रूप में शासन की बागडोर अपने हाथों में ली। इसके पूर्व वह अपने पिता गणपति के शासन कार्यों में सहयोग दे रही थी। देवगिर के यादवों रुद्रांबा के प्रमुख शत्रु थे। इसका प्रतिद्वंदी यादव महादेव था। रुद्रांबा ने उसे निर्णायक रूप से पराजित किया। 1263 ईस्वी में उसने पांड्य जटावर्मन सुंदर पांड्य पर भी विजय प्राप्त की। वह बुद्धिमान, सुयोग्य, न्यायप्रिय तथा शांत स्वभाव की थी। क्वेश्चन नंबर 26, प्रताप रुद्रदेव के बारे में आप क्या जानते हैं? रुद्रांबा की मृत्यु के बाद प्रताप रुद्रदेव वारंगल के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। 1305 में प्रताप रुद्रदेव ने कायस्थों पर विजय प्राप्त की और शोभनायक को वहां का शासक नियुक्त किया। इसी के शासन में ही मुस्लिम आक्रमण प्रारंभ हो गया। मलिक काफूर ने 1309 से 1310 ईस्वी में काकतीय राज पर आक्रमण किया। 25 दिनों तक संघर्ष चलता रहा। अंत में बाध्य होकर प्रताप रुद्रदेव ने एक संधि कर ली। पल्लव कौन थे? काशी के पूर्व पल्लव कहाँ के निवासी थे? इसका उद्भव कहाँ हुआ? यह एक विवादास्पद प्रश्न है। अयंगर तथा सिवेल ने पल्लवों को सातवाहनों के अधीन उत्तराधिकारी बताया है। इन्हें मराठी महासेनापति कहा गया है। यह ऐसा प्रतीत होता है कि पल्लव गुप्तों एवं नागों की भांति किसी क्षेत्र के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 28, क्या पल्लव ब्राह्मण एवं द्रविड़ मूल के थे? आंसर, डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल, डुम्बिया तथा प्लीट महोदय ने पल्लवों को ब्राह्मण मूल का स्वीकार करते हुए द्रविड़ों के साथ अंतर्जातीय संबंधों का परिणाम माना है। इन्होंने पल्लवों के वाकाटकों की शाखा स्वीकार किया है और यह मत प्रतिपादित किया है कि भारतीय नागों की अनेक शाखाएं दक्षिण में प्राप्त होता है। पल्लव तथा वाकाटक उन्हीं की संतानें हैं। पल्लवों को प्रारंभिक लेखों में भारद्वाज गोत्री कहा गया है। डुम्बिया ने उन्हें नागवंशी माना है। क्वेश्चन नंबर 29, पल्लवों का मूल निवास स्थान कहाँ था? सीरसनयगम, आर सथिनथयर तथा एस.के. अयंगर जैसे विद्वानों ने टोंडमंडलम पल्लवों का मूल निवास स्थान माना है। इन विद्वानों ने मणिमेखलय जैसे संगम साहित्य के आधार पर यह प्रतिपादित किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि चोल मंडल एवं कांची क्षेत्र को नागों ने सातवाहनों से स्वतंत्र करा लिया। इसके पश्चात पल्लवों ने उसे अधिकृत कर प्रमुख सांस्कृतिक एवं राजनीतिक केंद्र के रूप में परिवर्तित कर लिया। क्वेश्चन नंबर 30, पल्लव वंश का प्रथम शासक कौन था?
प्रथम ज्ञात पल्लव शासक शिव स्कंद वर्मन है, जिन्होंने मंडीय वोलू एवं हिरड्डीगल्ली पत्रों को प्रकाशित किया। इस लेख में उसने उसके पिता को महाराज वप्य स्वामी कहा गया है। वप्य शिव स्कंद वर्मन का पिता था। इसके शासन में पल्लव राज्य उत्तर एवं आंध्र तथा उत्तर पश्चिम में बेलारी तक विस्तृत था। इसे भारद्वाज गोत्री एवं अग्निष्ठोम वाजपेयी एवं अश्वमेध यत्तों का संपादक कर्ता कहा गया है। थैंक यू सो मच हमारे वीडियो को देखने के लिए। इसके आगे का हम अगले वीडियो में बनाएंगे। आप हमारे प्लेलिस्ट में से वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।